देश विदेश चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सतीश चंद। अपने पिछले अंक में मैंने बात की थी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी के आंदोलनों का रोल नगण्य था और वास्तव में सुभाष चंद्र बोस के विलक्षण कार्य और दूरदर्शी नेतृत्व ही था जिसके कारण उनकी मृत्यु के बाद देश को आज़ादी मिली। आइए विस्तार से समझते हैं उन कारणों के बारे में जिनकी वजह से अंग्रेज भारत को आज़ाद करके नहीं, भारत से आज़ादी पाने के लिए विवश हो गए थे। महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस, जो कि 1912 में ब्रिटिश सरकार से बचने और क्रांतिकारियों को देश से बाहर रहकर मदद करने के लिए जापान चले गए थे, उन्होंने जापान सरकार से सिंगापुर और बर्मा पर जापानी सेनाओं की जीत के बाद ब्रिटिश सेना के युद्धबंदियों, जिनमें अधिकतर भारतीय सैनिक थे, से आज़ाद हिंद फौज का गठन करने के लिए जापानी सरकार से बातचीत की। जापान सरकार इसके लिए तैयार हो गई। इस सेना का नेतृत्व करने के लिए रास बिहारी ने नेताजी को जापान आमंत्रित किया। जर्मनी की एक पनडुब्बी में बैठकर सुभाष बाबू जापान पहुंच गए। यहाँ 10 जून 1943 को जापानी प्रधानमंत्री टोजो के साथ उनकी 20 मिनट की मीटिंग तय हुई, जो कि 4 घंटे तक खिंच गई। जापानी प्रधानमंत्री इनसे मिलकर बहुत प्रभावित हुए। 16 जून को जापान के मंत्रिमंडल के सामने उनका ऐतिहासिक भाषण हुआ। इसके बाद उन्होंने जापान में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। 14 जुलाई को सिंगापुर में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाल ली। वहाँ सैनिकों के सामने सुभाष चंद्र बोस ने अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, जिसमें उन्होंने ये नारा दिया, तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जापान के दौरे के दौरान जापान के प्रधानमंत्री ने अंग्रेजों से जीते हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सुभाष को सौंपने की घोषणा की। उन्होंने इन द्वीपों को शहीद और स्वराज का नाम दिया और यहाँ पर आज़ाद हिंद सरकार का संचालन करने की घोषणा की गई। इस आज़ाद हिंद सरकार ने ब्रिटिश सरकार और उनके सहयोगियों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस सरकार ने अपने डाक टिकट और अपनी करेंसी भी छापनी शुरू कर दी थी। अब आज़ाद हिंद फौज रंगून के रास्ते से ब्रिटिश सेना से लड़ने के लिए भारत में दाखिल हो गई। 6 अप्रैल 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने भीषण युद्ध के बाद भारतीय क्षेत्र पर कब्जा करते हुए कोहिमा पर अपना झंडा फहरा दिया। यहाँ पर आज़ाद हिंद के गवर्नर का राज हो गया। आज़ाद हिंद फौज जापानी सेना के साथ ब्रिटिश सेना के खिलाफ बहादुरी से लड़ती रही और कभी आगे बढ़ी और कभी पीछे। मानसून की वर्षा शुरू हो गई। उधर जापान पर अमेरिकी फौजों के हमले हो रहे थे। जापान अब तक अमेरिकी हमलों के कारण जापान में फंस चुका था। जापान की एयरफोर्स उनकी मदद नहीं कर पाई और यहाँ तक कि जापान की रक्षा के लिए जापानी सेना बर्मा से वापस जापान चली गई। बारिश के कारण सेना में मलेरिया और डायरिया फैल गया। पहाड़ी इलाकों में सप्लाई पहुंचाने का काम जापानी सेना के जिम्मे था। जापानी एयरफोर्स रसद और गोला बारूद पहुंचा नहीं पाई और आज़ाद हिंद फौज को पीछे हटना पड़ा। ब्रिटिश सेना ने लौटती हुई सेना पर आक्रमण कर दिया और आज़ाद हिंद फौज की गंभीर क्षति पहुंचाई। इस अभियान में 60,000 सैनिकों ने भाग लिया और उसमें से 26,000 सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी। 24 अप्रैल 1945 को आज़ाद हिंद फौज के अफसरों ने सुभाष को रंगून छोड़ने को विवश कर दिया। इस समय तक जापान में अमेरिकी आक्रमण के बाद जापानी सेना पूरी तरह से हार रही थी। आज़ाद हिंद फौज के पास आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। अंग्रेजों ने इस फौज को बंदी बना लिया। ये बंदी बनाए गए सैनिक लाल किले में लाए गए। कई सैनिकों को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन सरकार ने 9 अफसरों को चुना जिनका उन्होंने कोर्ट मार्शल करने का निर्णय लिया। ये कोर्ट मार्शल सामान्यतः जनता की नज़रों से दूर होते हैं, लेकिन इंग्लिश सरकार ने इनको खुले तौर पर करने का निर्णय लिया। इसके लिए लाल किले में एक खुली अदालत लगाई गई। इसका कारण था कि अंग्रेज सरकार भारतीय सैनिकों के सामने एक नज़ीर पेश करना चाहती थी कि वो सैन्य विद्रोह को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के कारण अंग्रेज ये फैसला ले चुके थे कि उनको भारत छोड़ के जाना है, तो उनको ये सब करने की क्या आवश्यकता थी। सबसे पहले कोर्ट मार्शल के लिए चुना गया कर्नल प्रेम सहगल, मेजर जनरल शहनवाज खान और कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों को। एक हिंदू, एक मुस्लिम और एक सिख। ब्रिटिश आर्मी में सहगल और शहनवाज कैप्टन थे, जबकि गुरबख्श सिंह लेफ्टिनेंट थे। आज़ाद हिंद फौज की तरफ से वकील थे तेज बहादुर सप्रू, लेकिन फिर उनकी तबीयत खराब होने के कारण भूलाबाई देसाई को चुना गया। मुकदमे की तैयारी के संदर्भ में आज़ाद हिंद फौज के इन 3 अफसरों से वो लाल किले में लगातार मिलते रहे और उनके पास जो कागजात थे उनको देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। सुभाष चंद्र बोस ने जब विधिवत सरकार बनाई थी तो उन्होंने पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया था। उस सरकार की अपनी करेंसी थी, अपना झंडा था, अपनी सील थी। इस सरकार को 9 देशों ने विधिवत मान्यता दी थी।
कोर्ट मार्शल 5 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 31 दिसंबर 1945 तक चला। वादी पक्ष से 30 गवाह प्रस्तुत हुए और बचाव पक्ष से 12। इन मुकदमों की कार्रवाई दिन प्रतिदिन अखबारों में प्रकाशित होती थी। जनता की भावनाएं पूरी तरह से इन अफसरों के साथ जुड़ी हुई थी। इन अफसरों में तीनों धर्मों के लोग थे, इसलिए ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विरोध भी देश में एकजुट था। नवंबर के अंत तक भावनाएं उबाल ले रही थी। माहौल पूरी तरह से इन देशभक्तों के पक्ष में था। गांधी जी की लोकप्रियता अपने न्यूनतम स्तर पर थी। 1942 आंदोलन की असफलता के बाद उनको इन अफसरों को नैतिकता और अनुशासन का पाठ पढ़ाने का बल नहीं बचा था। प्रादेशिक सरकारों के चुनाव घोषित हो चुके थे और चुनाव में कांग्रेस को वोट चाहिए था। वो असफल बैरिस्टर नेहरू, जो कि अभी तक कह रहे थे कि सुभाष ने अगर जापानी सरकार के साथ भारत पर आक्रमण किया तो मैं अंग्रेजों के साथ स्वयं उनसे लड़ने के लिए मोर्चे पे जाऊंगा, उन्होंने अपनी बैरिस्टर की ड्रेस बाहर निकाली और इन सैनिकों की तरह से वकील बनकर अदालत में पेश हुए। इसी नेहरू ने स्वतंत्रता मिलने के बाद इन आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों को भारत की सेना में भर्ती नहीं होने दिया। भूलाभाई देसाई 2 दिन तक अदालत में एक्स टेम्पोर बोले। उन्होंने बचाव पक्ष की तरफ से अपने तर्क बड़ी जोरदार तरीके से रखे। सैनिकों के बयान हुए और उन्होंने ब्रिटिश सरकार से माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया और उन्होंने जो कुछ भी किया था उसके लिए उन्हें कोई अफसोस नहीं था। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्हें अपने किए पे कोई अफसोस नहीं है और वो कोई भी सज़ा भोगने के लिए तैयार है। कर्नल डिलन ने अपने बयान में देहरादून की मिलिट्री अकादमी के चैटवुड हॉल में अंकित वाक्य को कोट किया। वो ये था, तुम्हारे देश का सम्मान, सुरक्षा और कल्याण सर्वोपरि है। उन्होंने कहा और मैंने वही किया जो कि मैं देश के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए उचित समझता था। इस बयान ने ब्रिटिश सेना में भर्ती भारतीय सैनिकों की आंखें खोल दी। जिरह के दौरान भूलाभाई का तर्क था कि जब ब्रिटिश सेनाओं ने आत्मसमर्पण कर दिया और ये लोग युद्धबंदी बना लिए गए, उसके बाद ये ब्रिटिश सैनिक नहीं थे। उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की, इन्होंने उस सरकार के आदेशों का पालन करने के लिए युद्ध किया। इनके भविष्य का निर्धारण 2 देशों के बीच युद्ध के नियमों द्वारा होना चाहिए, जिसमें जनेवा कन्वेंशन के अंतर्गत फैसले होते हैं। युद्ध के दौरान चलाई गई गोली के कारण सरकार देशद्रोह और हत्या का मुकदमा नहीं चला सकती। देश की जनता की भावनाएं मुकदमे की कार्रवाई के दौरान भड़क रही थी। कांग्रेसी नेताओं को चुनाव लड़ने थे और उनके वक्तव्य भी जनता की भावनाओं की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। भारतीय वायसराय लॉर्ड वोवेल के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो और गवर्नरों की जो रिपोर्टें पहुंच रही थी वो खासी परेशान करने वाली थी। गांव देहात से शहरों कस्बों तक लोग उबल रहे थे। विश्व युद्ध में ब्रिटिश सेना में 25 लाख सैनिकों की भर्ती हुई थी और ये 25 लाख ट्रेंड सेवानिवृत्त सैनिक युद्ध समाप्ति के बाद वापस भारत आ चुके थे। भारत में कुल उपस्थित 46,000 गोरे प्रशासनिक अधिकारी थे और 40,000 गोरे सैनिक थे। जो रिपोर्टें आ रही थी वो थी कि अगर कोई चिंगारी भड़क गई तो ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सैनिक ब्रिटिश अफसरों के खिलाफ ही कार्रवाई करने में नहीं हिचकिचाएंगे। जनता को मुकदमे की बारीकियों से मतलब नहीं था। जनता का उद्घोष था कि अगर इन अफसरों का अंग्रेजों के द्वारा बाल भी बांका किया गया तो भारत की धरती पर एक भी अंग्रेज जिंदा नहीं बचेगा। लॉर्ड वोवेल ने ब्रिटिश सरकार को रिपोर्ट भेजनी शुरू कर दी थी कि अब भारत के सैनिकों में जो देशभक्ति की भावना भड़की है, उसके बाद भारतीय सैनिकों के दम पर भारत पर राज नहीं किया जा सकता। ब्रिटिश सरकार इन्हीं सैनिकों के दम पर भारत में राज कर रही थी। इनके ब्रिटिश राज के प्रति वफादारी संदिग्ध हो गई थी। उनका कहना था कि अगर भारत पर राज चलाना है तो 5 लाख गोरे सैनिकों की आवश्यकता होगी। ना ब्रिटिश सरकार के पास इतने सैनिक थे और ना ही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसकी आर्थिक हालत ही ऐसी थी कि वो यूरोपीय देशों से सेना को भर्ती करके भारत में सेना भेज पाती। उस समय ब्रिटेन अमेरिका के साथ साथ भारत का भी कर्जदार था। विश्व युद्ध तो उसने भारत के सैनिकों के दम पर ही लड़ा था, वो सेना कहाँ से लाता। 1945 के अंत में ऑपरेशन गंडोला की तैयारी कर ली गई थी। इस ऑपरेशन में ये विस्तृत योजना बनी थी कि अगर भारत में अचानक विद्रोह हो जाए तो अंग्रेजों को देश से बाहर कैसे निकाला जाएगा। 3 जनवरी 1946 को मुकदमे का फैसला आया, जिसमें मिलिट्री कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को ब्रिटिश क्राउन के विरुद्ध युद्ध करने का दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन देश निर्वासन, बर्खास्तगी और बचे हुए वेतन और भत्ते न देने का दंड दिया। और सजा की घोषणा के साथ साथ भारत में ब्रिटिश सेनाध्यक्ष ने उनकी आजीवन देश से निर्वासन की सजा को माफ़ करने की भी घोषणा कर दी, लेकिन बर्खास्तगी और बाकी बचा वेतन और भत्ते न देने की सजा रहने दी।
अब क्या कांग्रेस ने या गांधी ने इन लोगों की सज़ा माफ़ करवाने के लिए कोई आंदोलन किया था, या गांधी ने सज़ा माफ़ करने के लिए कोई अनशन की धमकी दी थी? ऐसा कुछ नहीं था। गांधी तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी को आजीवन कारावास तक में नहीं बदलवा पाए थे। बात सिर्फ इतनी थी कि सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज ने ब्रिटिश सेना में शामिल भारतीय सेना में सैनिकों को आत्मग्लानि से भर दिया था और उनके मन में ये भावना घर कर गई थी कि वो अपने देश के दुश्मनों की सेना में भर्ती होकर देशवासियों को ही दबाने का काम कर रहे हैं। अब वो अंग्रेजों के कहने पर अपने देशवासियों पर गोली चलाएंगे, इसकी संभावना लगभग समाप्त हो गई थी। अब अंग्रेज किसके दम पे शासन करते हैं? ब्रिटिश सरकार ने शुरू में वायसराय की रिपोर्टों को अनदेखा किया, लेकिन वो समय भी आ गया जब इन रिपोर्टों की सच्चाई सामने आ गई। 18 फरवरी 1946 को मुंबई में HIMS तलवार में नाविकों ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया। पिछले 15 दिनों से सुलग रही आग सुबह के नाश्ते के दौरान भड़क गई। एक रात पहले नाविकों ने उनको सर्व की जाने वाली दाल में कंकड़ होने की शिकायत पर खाना खाने से मना कर दिया था। वही दाल सुबह के नाश्ते में दोबारा सर्व कर दी गई। नाविकों ने उसे खाने से मना कर दिया और नो फूड नो वर्क का नारा लगाकर वो बाहर आ गया। विद्रोह पूरी रॉयल इंडिया नेवी के सभी शिप्स में फैल गया। ब्रिटिश नेवी के झंडे उतार दिए गए और कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के झंडे इन जहाज़ों पर लहरा दिए गए। भारतीय अफसरों को बातचीत के लिए भेजा गया। उनके सामने उन्होंने मांगें रखी। उन मांगों में बेहतर सेवा शर्तें तो थी ही, और भारत के जेलों में कैद राजनीतिक बंदियों की रिहाई, अभी तक हुई सभी पुलिस फायरिंग की जांच और आज़ाद हिंद फौज के सभी बंदियों की रिहाई की मांग भी शामिल थी। इंकलाब जिंदाबाद और भारत छोड़ो के नारे हवा में गूंज रहे थे। शाम को 6 बजे तक मुंबई के 45 शिप, 11 तटीय इस्टेब्लिशमेंट और 4 छोटी नावों के बेड़े से इस विद्रोह में शामिल हो चुके थे। 19 फरवरी को 20,000 नौसैनिक मुंबई की सड़कों पर कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा लेकर निकल पड़े। पूरा मुंबई सड़क पे आ गया। इन सैनिकों के लिए रेस्टोरेंट्स में इनको मुफ्त खाना खिलाया जाने लगा। इन नाविकों ने दुकानदारों से समर्थन में अपनी दुकानें बंद करने का आह्वान किया। भारतीय दुकानदारों ने तो अपनी दुकानें बंद कर दी, लेकिन अंग्रेज दुकानदारों ने दुकानें बंद नहीं की। इन नाविकों ने उनकी दुकानें तहस नहस कर दी। यह विद्रोह मुंबई से मद्रास और कराची में भी फैल गया। 20,000 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। सारे शिप उनके कब्जे में थे और उनकी तोपों का रुख अंग्रेजों की तरफ कर दिया गया। किसी अंग्रेज अधिकारी की हिम्मत नहीं थी कि सामने आकर उससे बात भी करे। सेना की टुकड़ी बुलाई गई इस विद्रोह को दबाने के लिए। वो थी महारत्ता बटालियन। उसने इन नाविकों पर गोलियां चलाने से मना कर दिया। बाकी जगहों पर गढ़वाली रेजिमेंट, बलूची रेजिमेंट, पंजाबी रेजिमेंट और गुरखा रेजिमेंट ने कराची, मद्रास और अन्य जगहों पर अपने ही नागरिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया। अंग्रेज पूरी तरह से असहाय लग रहे थे। 21 फरवरी 1946 को मरीन ड्राइव, अंधेरी और सेवरी कैंप के रॉयल इंडियन एयरफोर्स के जवानों ने 2 दिन की हड़ताल कर दी और इन नाविकों के समर्थन में मुंबई की सड़कों पर जुलूस निकाला। कलकत्ता में रॉयल इंडियन एयरफोर्स ने भी इन नाविकों के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया। इस विद्रोह को दबाने के लिए गोरे सैनिकों को लगाया गया। नाविक राजनीतिक नेतृत्व कांग्रेस, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्टों से लगातार समर्थन की गुहार लगाते रहे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। लंदन में प्रधानमंत्री एटली ने वक्तव्य जारी कर दिया कि भारत को अपनी सरकार बनाने की योजना को अमल में लाने के लिए मार्च में एक मिशन भारत भेजा जाएगा। यह कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए सिग्नल था कि इन नाविकों के विद्रोह का समर्थन करके अंग्रेज सरकार को मुश्किल में न डाला जाए। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग से संपर्क किया कि इस विद्रोह को कैसे दबाया जाए। गांधी, जो कि इस तरह की आग बुझाने में एक्सपर्ट थे, ने वर्धा से मुंबई आकर वक्तव्य दिया कि सेना को अनुशासन का पालन करना चाहिए और आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। पटेल को इन आंदोलनकारियों से संपर्क करने का सुझाव दिया गया। उन्होंने आंदोलनकारियों को आश्वासन दिया कि विद्रोही अगर आत्मसमर्पण कर दें तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि सरकार बदले की भावना से कोई कार्रवाई न करे। यह आश्वासन पूरा नहीं हुआ। इन विद्रोहियों के नेता खान को जिन्ना से बहुत उम्मीद थी कि वो उसके समर्थन में आएंगे, लेकिन उन्होंने भी इन नाविकों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया। आंखों में आंसू बहाते हुए नाविकों ने राजनीतिक नेतृत्व के इस विश्वासघात के बाद आत्मसमर्पण कर दिया। उनको लग रहा था कि वो हार गए, लेकिन वो ये नहीं समझ पाए कि वो हार कर भी जीत गए थे। उनके इस कृत्य ने भारत में अंग्रेजों के राज के ताबूत में आखिरी कील गाड़ दिया था। अब अंग्रेजों को पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भारत के ऊपर शासन करना मुश्किल है।
23 फरवरी को ही कलकत्ता के बेहाला में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और उसके बाद जबलपुर में भी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब अंग्रेजों के पास कोई चारा नहीं था। लॉर्ड वावेल ने ब्रिटिश सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि भारत को स्वतंत्र करने के लिए एक निश्चित कार्यक्रम तैयार किया जाए। वावेल ने यह भी कहा कि अगर उनकी रिपोर्ट पर विश्वास ना हो तो उनके स्थान पर किसी और आदमी को नियुक्त करके भेज दिया जाए। अंग्रेज सरकार ने उनसे पूछा कि उनके पास कितना समय है ये सब फैसले लेने के लिए। उन्होंने अधिकतम सीमा तय की थी 18 महीने की। लंदन में ब्रिटिश सरकार ने यह फैसला किया कि 1 जून 1948 तक भारत को स्वतंत्र कर दिया जाए। ये सब चर्चाएं एकदम गुप्त रूप से हो रही थी। अंग्रेज प्रशासन हालांकि अंदर से हिला हुआ था, लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया। वायसराय लॉर्ड वावेल की जगह माउंटबेटन को भारत का वायसराय बनाकर उनकी पत्नी के साथ भेजा गया। उनको ब्रीफ दिया गया था कि इंग्लैंड के हितों की सुरक्षा करते हुए भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने का। नेहरू उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेहरू माउंटबेटन और उनकी पत्नी के जाल में पूरी तरह से फंस गए और भारत की जगह पर अंग्रेजों के सभी हितों की पूर्ति में लग गए और जो काम अंग्रेज सरकार मुश्किल समझ रही थी वो बहुत आसान हो गया। नेहरू ने भारत के हितों को ताक पर रख दिया और आंखें बंद कर ब्रिटिश सरकार के हितों में फैसले लेते रहे और भारत 1 जून 1948 के बजाय उससे पहले 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र कर दिया गया। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस ने भारत को आज़ादी दिलाई थी? आइए बात करते हैं उस समय के ब्रिटिश इतिहासकार की। ब्रिटिश इतिहासकार माइकल एडवर्ड्स ने लिखा, भारत सरकार को धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश शासन की रीढ़ भारतीय सेना अब भरोसेमंद नहीं रह गई है। अंग्रेजों को हेलमेट के बाप की तरह सुभाष बोस का भूत लाल किले, जहां आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर मुकदमा चलाया जा रहा था, कि प्राचीरों से घूरता हुआ नजर आता था और उनके अचानक बढ़े हुए कद ने इस एस्टैब्लिशमेंट को बुरी तरह से डरा दिया था। अब भारत की स्वतंत्रता का रास्ता साफ होने लगा। स्वतंत्रता के समय आईसीएस ऑफिसर MKK नायर ने अपनी किताब में लिखा, कांग्रेस द्वारा अपना कोई आंदोलन शुरू करने से पहले ही ब्रिटेन द्वारा एक तरफा आज़ादी देने का कारण नेताजी की ग्रेटनेस थी। सेना के जवान जिन्होंने कभी अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की थी, एकजुट होकर यह घोषणा करने लगे थे कि INA के सैनिक देशभक्त थे। नौसेना के लोगों ने निडर होकर ब्रिटिश जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर बंदूकें तान दी थी और गोलियां चला दी थी। ये वही सैनिक थे जिन्होंने 100 वर्षों तक गुलामों की तरह आदेशों का पालन किया था। यहाँ तक कि कुख्यात जलियांवाला बाग में बेझिझक नरसंहार भी किया था। वे सब अपनी राय व्यक्त करने के लिए एकजुट हो गए थे और नौसेना के जवानों ने विद्रोह का झंडा उठाने की हिम्मत दिखा दी थी। इटली और अन्य लोगों को शायद यह एहसास हो गया था कि भारतीय सैनिक अब भारतीयों का शिकार करने के लिए उपलब्ध नहीं रह पाएंगे। हो सकता है कि इसने उन्हें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जाने के लिए प्रेरित किया हो। अपने पिछले अंक में मैंने महात्मा गांधी और PB चक्रवर्ती के वक्तव्यों का जिक्र किया ही था, जिसमें भारत की आज़ादी करते समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कहा था, भारत को आज़ादी देने के पीछे सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज और नाविकों का विद्रोह था। आज के अंक में इतना ही। यह अंक आपको कैसा लगा कृपया कमेंट अवश्य करें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें और लाइक करें। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।